हेलो, नमस्कार दोस्तों। पीके क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को मैं और पुख्ता करने के लिए हाजिर हूँ आपके लिए साइंस के बहुत अच्छे अच्छे MCQ लेकर। तो आपको पता ही है कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर MCQ 50% MCQ आएंगे। ओके। तो इसी तरह के मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे ऐसे MCQ लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं वो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है साइंस के MCQ। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बता देता हूँ जो मैं ये यहाँ पर MCQ लेकर आया हूँ ये सभी के सभी पिछले जो क्वेश्चन पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उनके अंदर पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इनको देखना और याद कर लेना साथ साथ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें बोला है भी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमें क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में से हमें छांटना है भी ये कौन सा है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर साथ में ऊर्जा भी मिले। कहने का ये अर्थ है भी जब अभिक्रिया हो तो ऊर्जा पैदा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब श्वसन को देखिए भी, श्वसन क्या होता है। श्वसन ऑक्सीजन के साथ एक अभिक्रिया ही होती है जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, ये होती है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। अगर आप इसका जो वो देखेंगे ना, इसका जो इक्वेशन देखेंगे वो देखिए, इसका समीकरण देखिए कैसे होगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये होगा, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, C6H12 प्लस 6O2 प्लस 6O2। ओके, और ये बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, इनका जो उत्पाद है वो बनेगा हमारे पास वो इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी इक्वल नहीं, मैथ की याद आ गई। यहाँ से अभिक्रिया जो होगी वो ये होगी, ये अभिक्रिया का निशान है। तो ये हो जाएगा 6O2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या होगी, ऊर्जा भी पैदा होगी। ओके, तो ये हमारी जो श्वसन है वो किस तरह की अभिक्रिया है, वो है हमारी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऊष्मा अक्षेपी। तो ऊष्माशोषी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसमें क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी, अवशोषित होगी। अवशोषित का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़े, ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, वो क्या होती है, हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा, देखिए बिल्कुल आसान सा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो होगा N2 प्लस O2, और इसको हम ऊष्मा की सहायता से अभिक्रिया बनेगी तो ये हो जाएगी NO। ओके, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी ऊष्मा। ओके, तो ये अभिक्रिया होगी। उसके बाद आपका ऑप्शन है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होगी,
देखिए, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देते हैं, एक नया उत्पाद बना देते हैं। और इनको याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके, तो इनका जो एग्जाम्पल है वो आप ऐसे लिख सकते हो, C+O2 इज क्या बनेगा? इन दोनों से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के जलने से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से आपके जो तीनों ऑप्शन है उनको, उनके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लेड नाइट्रेट के दहन से क्या उत्पाद बनेगा? लेड नाइट्रेट के दहन से क्या उत्पाद बनेगा? तो जल्दी से कमेंट करो। इसका जो आंसर है, इसका आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है बिल्कुल राइट। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए इसकी अभिक्रिया लिख लेते हैं पहले, तो आपके अपने आप आपको पता चल जाएगा भी इसमें बनेगा क्या। तो देखिए, ये होगा, लेड नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं हम? ये ऐसे लिखते हैं, NO3, ये लेड नाइट्रेट होता है। ओके, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये हमारे पास बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास, इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो क्या बना इसके दहन से? इसके दहन से बना हमारे पास PbO। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3, ये जो अभिक्रिया है ये आपकी कैसी अभिक्रिया है? देखिए, पहले तो ये देखिए, ये क्या था आपके पास? एक था, कितने में टूट गया? तीनों में टूट गया। मतलब टूटना अभिक्रिया कौन सी कहलाती है हमारे पास? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊष्मा भी लिखा हुआ है, मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता हुई है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जिन अभिक्रियाओं को ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो वो कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ओके, तो मतलब ये सी ऑप्शन भी इसका राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका डी आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये चेक करनी थी भी अभिक्रिया कौन सी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी अभिक्रिया का हमें प्रकार बताना है। तो ये अभिक्रिया है AgNO3 NaCl सोडियम क्लोराइड से बना सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट बना हमारे पास। तो ये जो अभिक्रिया, ये किस तरह की अभिक्रिया? अब देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये क्या था? NO3 था और ये था Cl पीछे से। तो क्या किया इन्होंने? आपस में अदला बदली कर ली। तो NO2 इसके साथ मिल गया, ये NO2 इसके साथ मिल गया, और जो Cl था ये इसके साथ मिल गया। तो जहाँ पर विस्थापन हो, अदला बदली हो, तत्वों की अदला बदली हो, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ पर होती है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई बात समझ में? संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है, और जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया वो होती है जहाँ पर एक क्रिया अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे के तत्वों को विस्थापित कर दे। ओके, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे। अधिक क्रियाशील जो होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वो क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्वों के जो कम क्रियाशील जो तत्व होगा उसके जो तत्वों को विस्थापित कर देगा। ओके, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। और द्विविस्थापन क्या होगी? अदला बदली होगी। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो जाएंगी। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये वाला। तो यहाँ पर
उपचयन और अपचयन से ही संबंधित आपके पास क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था मैंने। तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, अपचयन। अपचयन, किसका अपचयन हुआ है, ये अभिक्रिया आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको बताना है किसका अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन की हानि हुई है। ओके, तो ऑक्सीजन की हानि, देखिए यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके साथ Cl2 जुड़ गया, मतलब इसको क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, इसको हानि हो गई, किसकी हानि हो गई, O2 की। तो यहाँ पर किसका अपचयन हुआ, MnO2 का। आपका आंसर हो गया ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये आपको बताना है भी इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो आपके लिए क्या कर रहा है, अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन है जो अम्लीय माध्यम में काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए जूम इन कर लेते हैं, और छोटा करना होगा। ओके, अब दिख रहा है। ओके, चलिए ये है आपके जो क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है वीरकाणु के प्रारंभिक निषेध में क्या होता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज भी होती है, अमीनो अम्ल भी होता है और लवण भी होता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताना है इनमें से क्या होगा, इनमें से किस में वाल्व होते हैं, इनमें से किस में वाल्व होते हैं। तो आपने हृदय वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो हृदय होता है हमारा, इसके अंदर होता है वाल्व, जो यहाँ पर लगे होते हैं, जो यहाँ पर जब ये दाया अलिंद होता है और ये नीलिया होता है, इनके बीच में जो ये लगा होता है, ये होता है वोल्व, यानी कि ना तो इसके अंदर होता, ना इसके अंदर, ना इसके अंदर। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसके अंदर होता है, हृदय के अंदर होता है। ओके, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। PbO+C से क्या बना, Pb बना और CO2 बना, तो किसका अपचयन हुआ है, किसका अपचयन। अपचयन मतलब हानि किसकी हुई है, ऑक्सीजन को। तो इसमें हानि जो हुई है वो हुई है आपका, जो अपचयन हुआ है किसका हुआ है, लेड का हुआ है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, निषेचित अंड कहाँ पर स्थापित होता है। तो आपके ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ना तो यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर होगा। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये होता है गर्भाशय की भित्ति यानी कि दीवार पर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी लेंस की अक्षमता का सूत्र हमें बताना है। किसी लेंस की अक्षमता का सूत्र, तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जो डाईऑप्टर होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है A/1/f के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि पानी से भरे एक बिक्कर में की तली में पड़ा सिक्का किसके कारण उभरा हुआ होता है। तो किसके कारण उभरा हुआ होता है, ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन बताना है, अपवर्तन बताना है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश है जो क्या करे, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गति करता है, तो वो अपने पद से विचलित हो जाता है, और इसी विचलन को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ओके, विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण ये होता है प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना। 7 रंगों में बंट जाना होता है आपका क्या, विक्षेपण।
और समंजन क्या होता है? समंजन होता है हमारी आँख की जो देखने की न्यूनतम और आँख की जो अक्षमता होती है, आप ऐसे बोल सकते हो आँख की जो लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की जो अक्षमता होती है वो क्या होती है? समंजन होती है। तो आप मुझे कमेंट करके आप आंसर दोगे कि हमारी जो आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है स्पष्ट देखने की, और अधिकतम दूरी क्या होती है? अधिकतम दूरी क्या होगी? मतलब निकट बिंदु बताना है और दूर बिंदु बताना है। ये आप मुझे कमेंट कीजिए और इसका आंसर दीजिए इन दोनों का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये है आपका प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन करता है? तो किस विधि द्वारा जनन करता है? ये करता है बहुखंडन द्वारा। क्या करता है? बहुखंडन। तो देखिए बहुखंडन क्या होता है? जब जीव, सिंपल सी याद रखो, जब जीव है नी क्या हो जाए? अनेक भागों में बंट जाए, अनेक भागों में बंट जाए तो क्या हो जाए? वो बहुखंडन कहलाता है। नाम ही बताने लग रहा है बहुखंडन। बहु मतलब अधिक, खंडन मतलब टूटना। मतलब जब एक जीव की अनेक संतति होती है, अनेक संतान होती है, तो क्या होता है? बहुखंडन विधि से वो करता है जनन। ओके, तो चलिए देखिए, अब है इसके अंदर एक द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। तो द्विखंडन का क्या होगा? जब जीव दो भागों में बंट जाए, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? अमीबा। क्या होगा? अमीबा। ओके, और मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जब एक, देखिए ऐसे होता है ये मुकुलन, एक उभार सा पैदा होता है जब कोई जीवा होती है, जैसे इसका वो होता है हाइड्रा। ओके, हाइड्रा कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे होता है हाइड्रिया। ठीक है, एक वनस्पति सी होती है, ऐसे होता है। क्या होगा? इसके ऊपर एक हल्का सा ऐसे उभार हो जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम? मुकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। और ये मुकुल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा होता हुआ एक टाइम ऐसा आएगा, इससे अलग होकर ये एक पूर्ण विकसित जीव बन जाएगा, और ये विधि क्या कहलाएगी? मुकुलन कहलाएगी, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हाइड्रा होगा। ओके, तो इस तरह से आपको तीनों के तीनों ये याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है बिल्कुल आसान सा। इसमें आपको बताना है भी इसकी जो प्रकृति है कॉफ़ी की क्या होती है। तो आपको पता है ये अम्लीय होती है। ओके, इसमें तो कोई वो नहीं है, अम्लीय होती है। और जो अम्लीय क्या होती है? देखो हमारा जो ये होता है पीएच स्केल जो होता है, इस पे होता है जो 7 से नीचे होती है, ये क्या होती है? अम्ल होती है। ठीक है, और ये हमारे अम्ल होते हैं, और 7 से जो ऊपर वाले हैं ये अक्षार होते हैं, और जो ये बच गया ये क्या होता है? हमारा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इस तरह से भी आपको याद रखना है। देखिए ये इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि सबसे अम्लीय पीएच मान क्या होगा। तो देखिए सबसे अम्लीय जो पीएच होगा वो क्या होगा? इनमें से देखिए अभी मैंने बताया था 0 से लेकर 7 से नीचे वाले क्या होंगे? अम्ल होंगे। ओके, अम्ल होंगे, और 7 से ऊपर वाले क्या होंगे? अक्षार होंगे। मतलब ये सभी के सभी अम्ल है। अब हमने सबसे अम्लीय बतानी है, तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पर आते आते 0 से लेकर शुरू होते हैं, और आते आते ये क्या हो जाते हैं? यहाँ पर उदासीन हो जाते हैं। मतलब इनकी अम्लीयता घटने लग रही है। ओके, ये घटते हुए क्रम में है। तो मतलब जो 0 के नज़दीक होगा वो क्या होगा? ज़्यादा अम्ल होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। मतलब जो 0 के नज़दीक कौन है यहाँ पर? 2 वाला। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बस ये बात आपको बतानी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है भी इसमें से अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। तो अपवर्तनांक की इकाई ना डायोप्टर होती है, ना ग्राम होती है, ना मीटर होती है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती, बिल्कुल भी इकाई नहीं होती। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है भी अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक होता क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, तो आपको ये आपको मुझे
कमेंट करके बताना है भी अपवर्तनांक होता क्या है। ओके, और यहाँ पर आपको ये जो डाईऑप्टर दिख रहा है ये किसकी इकाई होती है, ये होती है लेंस की अक्षमता की, पी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मिनट पीछे क्वेश्चन बच गया। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर देखिए आपको बताना है फोकस दूरी की इकाई क्या है। फोकस दूरी की इकाई क्या है, जूल नहीं, ग्राम नहीं, डायोप्टर मैंने बता दिया, लेंस की क्या होगी, अक्षमता की होगी। ओके, तो क्या होगा, फोकस दूरी को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं। तो ये हो गई हमारे पास फोकस दूरी की क्या इकाई। तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको बताना है फुफस क्या हो गया, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर आप बताना है फुफ्फुस से रुधिर कहाँ पर जाता है, दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद नीलिया में या बाएं नीलिया में। देखिए बिल्कुल कन्फ्यूजन सा है बिल्कुल आसान सा। आपको याद क्या रखना है, जैसे मैं एक हल्का सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये हृदय होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या होते हैं, इसके 4 भाग बटे होते हैं। ये वाला, ये हमारा क्या होता है, नीलिया होता है। नीचे वाला क्या होता है, नीलिया होता है। ओके, क्या होता है, नीलिया होता है। और ये ऊपर वाला क्या होता है, अलिंद होता है। ओके, ये हमारा अलिंद होता है और यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये नीलिया होता है। ओके, और यहाँ पर अलिंद होता है। क्या होगा, ये अलिंद होगा। ठीक, तो होता क्या है इसकी विधि में आपने पढ़ा है भी क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से खून लेकर जो शिराएं होती है वो लाकर इस, अब ये आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है। जो आपका जो ये है ये हमारा क्या होगा, दायां होगा, और ये हमारा क्या होगा, बायां होगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है ये दायां है ये बायां है। तो यहाँ से शिराएं जो आती है वो दाएं अलिंद में लाकर खून को छोड़ देती है। तो यहाँ से वोल्फ जैसे ये भाग सिकुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से एक शिरा धमनी निकलेगी जो इसको फुफ्फुस के अंदर ले जाएंगी। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, फुफ्फुस होते हैं। फुफ्फुस में क्या होगा, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ से निकाल कर मतलब उसका शुद्धिकरण किया जाएगा और शुद्ध करके इसको यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। मतलब कहाँ पर, अलिंद में, और कौन से में, बाएं अलिंद में। तो आपका आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है हमारा आपका गर्भधारण से रोकने के लिए कॉपर टी को आप कहाँ पर लगाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है ये इसी में इसका आंसर है। तो आपका आंसर है, क्वेश्चन है, सोलर सेल में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। देखिए सोलर सेल है और सोलर सेल किससे चलेगा, सौर ऊर्जा से ही तो चलेगा। किससे चलेगा, सौर ऊर्जा से ही चलेगा। तो इसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये उसका उल्टा है, उसी का क्वेश्चन है ये कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे। अब वही क्वेश्चन था, ये पलट के दे दिया। तो क्या होगा, ये सोलर सेल होगा। क्या होगा, सोलर सेल होगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भी सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने का क्या कारण है। तो ये देखिए ये आपका आंसर होगा परिकरण। ठीक है, ये होगा। अब आपको ये बताना है जो परिकरण के और क्या क्या उदाहरण है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसके और भी उदाहरण है। जैसे कि आपको देखा होगा
जो समुद्र का रंग होता है वो नीला गहरा होता है, ठीक है, नीला होता है, और आसमान का रंग भी नीला होता है, ठीक है। तो ये इसके जो और उदाहरण है वो आपको लिख याद रखने हैं। आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, ठीक है। समुद्र के पानी का, जो समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी, उसका नीला दिखना, ओके। और एक आपने सुना होगा टिंडल प्रभाव, क्या, टिंडल प्रभाव, ये सभी क्या है, तीनों के तीनों इसके परिकरण की वजह से होते हैं, ओके। समंजन शक्ति मैंने आपको बता दी क्या होती है, लेंस के जो आंख का जो लेंस होता है उसकी अक्षमता को कम ज़्यादा करने की अक्षमता। विक्षेपण मैंने आपको बता दिया, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना, ओके। और परावर्तन क्या होता है, परावर्तन भी देखिए क्या होगा, जो परावर्तन होगा वो आपका होगा भी जब प्रकाश किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो ये जो प्रकाश का गुण है ये क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, और मैं अगली ही वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास अब टाइम बहुत कम है। तो अच्छी तरह से तैयारी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जल्दी से। यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ओके। तो मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।